बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो उसमें हम लोगों ने लेबर पेमेंट मेथड, जिसमें हम लोगों ने टाइम रेट वगैरह और साथ में पीस रेट सिस्टम को डिस्कस किया था। उसके अलावा और बहुत कुछ। आई होप कि वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल। बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल। देखिए भाई, कोई भी बिजनेसमैन है ना, उसने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। और यहाँ पर कौन सी कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं? लेबर। अब देखें, उसने अपनी लेबर को पे करना है, लेकिन उसने उसकी कोशिश होती है हर बिजनेस एंटिटी की कि पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आए। क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आएगी तो अपने कंपेटिटर्स के साथ जाके compete कर सकेगा वो। अपनी लेबर को इतना भी नहीं पे कर देना कि आप लोगों की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाए, और इतना कम भी ना पे करो कि वो डिमोटिवेट हो जाए। आप लोगों ने कोई ऐसी स्कीम लेकर आनी होती है जिससे आपको भी बेनिफिट हो और आपकी लेबर को भी बेनिफिट हो, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज दोनों को सेम टाइम पे बेनिफिट हो रहे हो। एम्प्लॉयज का बेनिफिट क्या होगा कि उनको हायर वेजेस मिल रही हैं, और एम्प्लॉयज का बेनिफिट क्या होगा कि हायर वेजेस मिल रही हैं उनको। एम्प्लॉयर का बेनिफिट क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है। तो उसके लिए ना उसने अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी को देखना होगा। प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मतलब, मैं अगर अपने एम्प्लॉय से ये कहूं कि भाई आपने ना 1 घंटे में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बना कर देने हैं, तो इधर मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए वो अपनी एफिशिएंसी कम कर दें, क्वालिटी को कम कर दें, लो क्वालिटी में ज्यादा चीजें बनाना शुरू कर दें, तो वो भी तो मेरा नुकसान है। तो मैंने इस चीज के ऊपर भी कंट्रोल करना है कि भाई मुझे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन चाहिए, एफिशिएंसी के साथ चाहिए, कम टाइम ड्यूरेशन में चाहिए, लेकिन क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी रहनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं एक क्वेश्चन आपको दूं और आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन मुझे आधे घंटे में सॉल्व करके दो, और आप मुझे गलत क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, तो क्या फायदा हुआ उस क्वेश्चन के सॉल्व करने का? तो अच्छा नहीं है कि मैं आपको 35 मिनट या 40 मिनट दे दूं, लेकिन क्वेश्चन तो आपने ठीक से सॉल्व किया हुआ हो। तो ये एफिशिएंसी है हमारे पास कि जो काम करना है ना, वो रिक्वायर्ड टाइम में करना है, लेकिन एक अच्छी कंडीशन में करना है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ करना है। अब यहां पर देखें, लेबर लेबर कॉस्ट कंट्रोल रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ लेबर कॉस्ट विद डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स सच एज। अब आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी होंगी, मतलब आप किसी एक चीज के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। आप लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल सोचने होंगे। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कॉस्ट पर आवर, हम लोग कितना पे कर रहे हैं। दूसरा, कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट्स क्या पड़ेगी, कॉस्ट बाय प्रोडक्ट लाइंस, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये सारी चीजें देखनी है। बाय रेट्स देखना है, बाय जॉब्स और प्रोसेस वगैरह, मतलब हर एंगल से आप लोगों ने उस कॉस्ट को चेक करना है कि मैं रे पर आवर रेट कितना पे कर रहा हूं। मेरे एम्प्लॉयज को अगर ये रेट पे करता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास कितनी पड़ती है। किसी डिपार्टमेंट को जाके चार्ज करना चाहूं तो डिपार्टमेंट को कितना चार्ज करूंगा। अगर मैं एबीसी के ऊपर जाऊं तो मैं पर प्रोडक्ट कितना चार्ज कर रहा हूं, पर डिपार्टमेंट कितना चार्ज कर रहा हूं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने देखनी होगी। तो ये सारी इसकी बेसिस बन जाती हैं। लेबर लेबर कॉस्ट कंट्रोल्स एम टू अचीव। अब इसका मकसद क्या होता है लेबर कॉस्ट कंट्रोल्स? अब इसका एम क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशन। ये है आपकी कामयाबी। मतलब आप इसको जरा हाईलाइट भी कर लें कि इन केस कोई ऐसा पॉइंट आपसे पूछ ले तो आपको पता हो कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल का एम क्या है, पर्पस क्या है। तो आप लोगों ने क्या बताना है? अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड effectiveness of the operation. Cost analysis and wage system help in achieving this objective. तो अब आप लोगों ने देखना है अपने कॉस्ट एनालिसिस को, और साथ में आपने देखना है कि आपके पास वेज सिस्टम कौन सा है,
कि आप टाइम बेस पे हैं, आप पीस वेजेस पे कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर ना उसने इसी चीज को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल वगैरह दी आप लोगों को। और वो एग्जांपल क्या, मतलब इसी कॉस्ट कंट्रोल को समझाना है उसने, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। कहते हैं एबीसी पब्लिशर्स लिमिटेड पेज वेजेस टू वर्कर्स वर्किंग ऑन बुक बाइंडिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ, क्या हम लोगों ने उन्हें कहा कि अगर आप एक बुक बाइंड करके हमें देंगे तो उस एक बुक की बाइंडिंग हम आपको 17 रुपए दे देंगे। ऑलराइट, बस कौन सा सिस्टम है, पीस वर्क। ओके, नेक्स्ट देखो कहते हैं वर्कर्स आर नॉट पेड फॉर द misaligned binding and such book is scrapped for rupees। और हमने अपने वर्कर से कहा कि इन केस अगर बाइंडिंग अच्छी ना हुई तो हम लोग आपको कुछ भी नहीं पे करेंगे, लेकिन हमें नुकसान हो जाता है उस चीज का कि वो बुक फिर हमें स्क्रैप में जाके सेल करनी पड़ती है। और वो स्क्रैप कितने का है, 15 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जाएगी, पर यूनिट नहीं जा रही, 15 रुपए पर किलोग्राम। तो मेरा अच्छा खासा लॉस है भाई। अब आप यहां पर देखो कि अगर मेरे इंप्लॉय से मिस्टेक हो जाती है उसका तो कुछ भी नहीं जाना, उसका क्या है, सिर्फ उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे बस, लेकिन मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाना है। और ओके, अब क्या करना है इस चीज को, पॉलिसी मोटिवेट्स द वर्कर्स टू वर्क हार्ड। अब हमने उन्हें कहा ना कि हम आपको 17 रुपीज पर बुक देंगे, लेकिन अगर आपने सही से बाइंडिंग की होगी और अगर गलत बाइंडिंग करोगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो मेरे इंप्लॉयज तो मोटिवेटेड हैं, लेकिन असल में मेरा अपना नुकसान है। और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन हाउ एवर द रेट ऑफ वेजेस वेस्टेज इन एबीसी इज 3% एज अगेंस्ट इंडस्ट्री एवरेज ऑफ। जबकि हमने जब मार्केट के साथ एनालिसिस किया तो वेस्टेज उधर भी हो रही है, लेकिन वो वेस्टेज हो रही है 1% की और हमारी वेस्टेज हो रही है। तो बेसिकली तो मैं अपने कंपेटिटर से इसी पॉइंट पे ही पीछे रह गया। जितनी ज्यादा वेस्टेज होगी उतनी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी मेरी, मैं लॉसेस में जा रहा हूं। अब क्या करना है, कहता है एबीसी revisited the wage policy and felt that it is likely that workers tend to compromise the quality because of insignificant loss they suffer due to bad quality. It intends to bring a policy whereby a deduction of rupees 70 will be made from the wages for each misaligned binding beyond 1% of। अब हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई 1% तक आप अगर मिस हैंडलिंग करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 1% से ज्यादा हमारा नुकसान करोगे ना तो पर बुक 70 रुपीज हम आपसे चार्ज करेंगे। जबकि बाइंडिंग करने के हम आपको कितने रुपीज दे रहे हैं, 17 रुपीज। अब क्या है कि हमने ना जस्ट वेस्टेज को रोकना था। अब अगर इस तरह से, ये देखो एक वर्कर था जिसको हमने ये कहा कि भाई अच्छा काम करके दोगे ना हम उसको 17 रुपए दे देंगे, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गई तो नो प्रॉब्लम, आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ना ठीक है कि वो मोटिवेटेड तो है, लेकिन उस पर से ना डर नहीं है। अब वो काम सही करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हमने उसे ये कहा ना कि भाई आपको काम करने के 17 रुपए मिलेंगे और आपके पास 1% तक का मार्जिन है कि किसी किस्म की कोई मिसहैंडलिंग हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 1% से ज्यादा हुआ ना तो पर बुक हम आपसे 70 रुपीज चार्ज करेंगे। अब वो डर गया। अब लाजिमी बात है जब वो डर गया है तो उसने एक काम जो पहले सपोज वो 5 मिनट में कर रहा था अब उसके ऊपर 7 मिनट लगाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि पहले 1 घंटे में अगर सपोज के वो मुझे 30 बुक्स बाइंड करके दे देता था, अब लाजिमी बात है वो 30 नहीं करके देने वाला। अब हो सकता है 20 पर आ जाए, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, अब देखो इसीलिए कहा गया था कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल में आपने हर एंगल से सोचना है। अब जहां पर मैं कॉस्ट को कंट्रोल करने की तरफ तो जाऊं, लेकिन प्रोडक्टिविटी गई, जो काम पहले जितनी टाइम में हो सकता था अब नहीं हो पा रहा। ऑलराइट, अब देखें क्या कहता है। However, it is estimated that such policy will reduce the efficiency of worker because they would reduce the speed to achieve desired quality benchmark and avoid reduction। कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो,
क्लियर है ये बातें? अच्छा नेक्स्ट देखें, द कॉस्ट कंट्रोलर ऑफ एबीसी इज सपोज टू वर्क आउट द डिफरेंशियल कॉस्ट एंड revenue to evaluate the policy before implementation. For this purpose, cost controller needs precise data with reasonable accuracy about the machine capacity. अब उसको पता होना चाहिए कि भाई मशीन की कैपेसिटी कितनी है, साथ में लेबर रिलेटेड वेस्टेज का पता हो, इम्पैक्ट ऑफ स्लो स्पीड एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये सारे इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, तब वो जाकर किसी किस्म का कोई डिसीजन ले पाएगा। अब यहां पर आप लोगों ने थ्योरेटिकली ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इफेक्टिव लेबर कॉस्ट कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू डिफरेंट टूल्स, और वो कौन कौन से हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल का एम क्या था, दूसरी बात याद रखनी है कि इफेक्टिव लेबर कॉस्ट कंट्रोल को अचीव करने के डिफरेंट टूल्स कौन से हैं, और वो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई आप लोगों ने एनालाइज करना है अपनी टारगेटेड प्रोडक्शन को, इसको एनालाइज करोगे। दूसरा, प्रिपेयरिंग लेबर बजट एंड स्टैंडर्डाइजिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट, आपने अपनी तरफ से लेबर का बजट भी बनाना है कि इतनी प्रोडक्शन या इस टास्क को अचीव करने के लिए इतनी लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए, और पर यूनिट के हिसाब से भी आप लोगों ने उसकी कॉस्ट को देखना है। मॉनिटरिंग आउटपुट क्वालिटी, वेस्टेज रेशो, रीवर्क कॉस्ट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, कि अगर किसी किस्म का कोई डैमेज यूनिट बन जाता है तो उसको ठीक करने की कॉस्ट कितनी आएगी, दोबारा से कितना उस पे पे करना पड़ेगा। ये वो डाटा है जो आप लोगों ने मॉनिटर करना है, और साथ साथ आप देखोगे वेज इंसेंटिव्स सिस्टम, ये चार बातें आप लोगों ने याद रखनी। कोई शो? अच्छा, इस पॉइंट में मतलब मोस्टली थ्योरेटिकल पॉइंट ही थे, ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन ये था कि हमने लेबर कॉस्ट कंट्रोल को किस तरह से जाके अचीव करना है। अब जैसे इसने लास्ट में बात की थी वेजेस इंसेंटिव सिस्टम, अब वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी को हम लोगों ने किस तरह से मेजर करना है। अक्सर ऐसा होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, जो डाटा आएगा, उसमें ये दो रेशोज आपसे पूछेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, या लेबर की एफिशिएंसी कितनी। बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, ये होती है नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक। प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी पे फोकस करती है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। जबकि जो एफिशिएंसी होती है ना, वो टाइम सेविंग के मुताबिक होती है, वहां पर आप लोगों ने टाइम देखना होगा। जब प्रोडक्टिविटी की बात करोगे, जब ये प्रोडक्टिविटी रेशो, लेबर प्रोडक्टिविटी रेशो फाइंड करनी होगी आप लोगों ने, तो आप लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन को डिवाइड करना होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के साथ एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 के एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि 8 आवर्स अ डे आप लोग काम कर रहे हो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप लोगों को मिली थी 200 नंबर ऑफ यूनिट्स की, क्या आप लोग 200 नंबर ऑफ यूनिट्स इसके इस टाइम ड्यूरेशन में बना सकते हो, लेकिन उस दिन आप लोगों ने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए वो 240 बना दिए। अब देखो, मैंने टाइम सेम रखा हुआ है, सिर्फ मैंने प्रोडक्शन को चेंज किया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो हम लोग क्या जाके लिखेंगे, एक्चुअल 240 जो हमने बनाए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड 200, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 120%। मतलब 20% ज्यादा प्रोडक्टिविटी मौजूद है। बात क्लियर? किसी को इशू? अच्छा, जब बात करेंगे ना एफिशिएंसी की, तो ऐसी एफिशिएंसी के अंदर आप लोगों ने ना टाइम देखना है कि एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। अब जैसे यहां पर देखें तो हम लोग कहेंगे एफिशिएंसी के लिए स्टैंडर्ड और उसके लिए कितने थे, जबकि हमने उस पर कितने और लगाए, स्टैंडर्ड और कितने बनते थे और हमने उसके ऊपर कितना टाइम लगाया इन एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड और डिवाइडेड बाय एक्चुअल और मल्टीप्लाइड बाय 100,
तब भी आपके पास आंसर बिल्कुल सेम सेम आएगा। लेकिन जहां पर जो डाटा गिवन होगा वो इन टर्म्स ऑफ टाइम, आवर्स, इस तरह से गिवन होगा। तो प्रोडक्टिविटी के लिए याद रखना है कि एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, जबकि एफिशिएंसी के लिए याद रखना है स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। ऑलराइट, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम। बात क्लियर हो गई? तो ये आपके दोनों फार्मूलाज हैं, कोई इशू? कर लेंगे ना, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे उन्होंने जस्ट वैसे एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन तमाम चीजों की, तो ये आप लोग जैसे ही पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर उसने कहा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, क्या हम लोग किसी भी लेबर की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को हम लोग क्यों मेजर करते हैं? कहते हैं इन अ कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिफिकल्ट टू बी कंट्रोल्ड बाय द producer, the efficient utilization of the resources is one of the key factors. Labor cost is mainly many industries is so significant that its efficiency can make the difference. A producer should be able to set standards of performance in terms of hours and cost per hour and cost per unit of production. अच्छा, अभी तक बात वही चल रही है कि लेबर हम लोग क्यों वो कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, बस कॉस्ट पर यूनिट को हमने डिक्रीज करना है किसी भी सूरत में, ताकि हम लोग अपने कंपेटिटर्स के साथ compete कर सकें, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो उसके लिए कहता है द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मेजर द performance in units and rupee terms and variance help the managers to focus around the प्रॉब्लम एरियाज। अच्छा, यहां पर अभी हम लोग ना वेरिएंस की किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। वेरिएंस के लिए हमारे पास अलग से चैप्टर मौजूद है, वेरिएंस एनालिसिस। तो वो सारा वेरिएंस एनालिसिस हम लोग वहां पे जाके देखेंगे कि कोई डिफरेंस, वेरिएंस से मुराद होता है डिफरेंस आना, उस डिफरेंस की रीजंस क्या क्या हैं, किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैसे आएगा, वो सारी बातें हम लोग वहां पे करेंगे। अभी हमारा फोकस होगा सिर्फ लेबर कॉस्ट को डिटरमिन कैसे करना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, हम अपनी लेबर को कितनी वेजेस पर वीक या पर डे हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 3000 यूनिट्स आर सेट एज 2000 आवर्स। अब ये क्या स्टैंडर्ड है कि भाई 2000 आवर्स में 3000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, 3000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 2000 आवर्स। अब क्या लगा, हम लोगों ने पे कैसे करना है उनको? 90 रुपीज पर, और हम लोगों ने उनको पे करना है। कहते हैं 2200 आवर्स लग गए are used at standard rate of rupees 90 per hour to produce, जबकि इन एक्चुअल वही 3000 यूनिट बनाने के लिए 2200 आवर्स लग गए, और हमने पे उनको भी 90 पर आवर के मुताबिक ही किया। अब क्या कहता है, देयर इज एन, लाजिम बात है, अनफेवरेबल लेबर एफिशिएंसी आ गई। अनफेवरेबल मतलब बेसिकली एफिशिएंट नहीं है लेबर, इनएफिशिएंसी है। किस तरह से कि भाई सेम 3000 यूनिट बनाने के लिए 2000 आवर्स ये स्टैंडर्ड था, 2000 से कम टाइम लगाते तो फिर आप एफिशिएंट थे, आपने उससे ज्यादा टाइम लगा दिया तो आप इनएफिशिएंट हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि अनफेवरेबल, जब इनएफिशिएंट होगा ना तो जो रिजल्ट रेशियो आएगी वो 100 से नीचे की वैल्यू होगी। 100 से ऊपर हो तो एफिशिएंट, 100 से नीचे हो तो इन। अब अगर यहां पर बात करें तो भाई उसने ये एफिशिएंसी रेशो फाइंड की टाइम के मुताबिक। एफिशिएंसी रेशो अगर फाइंड करनी हो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हम लोगों ने क्या कहा था, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्स। स्टैंडर्ड कितना था? 2000। 2000 स्टैंडर्ड, एक्चुअल कितना टाइम लगा? 2200। ये एक्चुअल टाइम लगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो देखें ये आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई?
अच्छा, इसकी वजह से हमें ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। बेसिकली ये वेरिएंस है। कहते हैं इन रुपी टर्म, अगर रुपीज, अभी तो हम लोगों ने बात कर दी टाइम के हवाले से, रुपी टर्म में बात करें, अनफेवरेबल वेरिएंस हमारे पास आएगा। और वो कितने रुपीज का आ रहा है? 18,000। अच्छा, उसने भी कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन आप इसको सिंपल वे में भी लेके चल सकते थे कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 90 करें, 2000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 90, तो क्या वैल्यू आ रही है? 180,000। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड वे में काम किया जाता तो मैं इतनी पेमेंट करता, लेकिन अब मैं पेमेंट कर रहा हूं कितने टाइम की? 2200। तो 2200 मल्टीप्लाइड बाय 90, अभी मैंने कितना जाके पे किया? 198,000 जाके मैंने पे किया, तो मुझे कितने का लॉस हो गया? 18,000 अनफेवरेबल, क्योंकि मैंने ज्यादा पे किया। तो ये है वेरिएंस 18,000 जो उसने यहां पे कैलकुलेट किया। ओके। अच्छा, रेट दोनों में सेम थे 90-90, तो हम लोग सिर्फ टाइम का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट भी कर लेते, तब भी हमारे पास 18,000 आ जाता। कि 2000 से 2200 का टाइम लग रहा है, तो कितने का इंक्रीज आ रहा है टाइम में, किस रेट के मुताबिक? तब भी आपके पास सेम आंसर आ गया। क्लियर? और थर्ड मेथड क्या है कि वेरिएंस में उसने देखा डिक्रीज कितने का आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2200 मल्टीप्लाइड बाय 90, तब भी आपके पास 18,000 ही आ रहा है। ओके। बाकी वेरिएंस को इंशाल्लाह हम लोग बाद में देखेंगे। ये बात समझ आ गई होगी। यहां से असल स्टोरी अब शुरू होती है। क्या? कि हम लोगों ने ना, भाई बेसिक रेट पे करना है। वो टाइम बेस भी हो सकता है, वो पीस रेट भी हमारे पास हो सकता है। जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। एक तो ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा आपकी टोटल वेजेस आप कितनी पे कर रहे हैं। फिर उसमें आपके एम्प्लॉयज आपको बता दिए जाएंगे कि आपके पास मिस्टर ए बी सी काम करते हैं, उनके तमाम तर कितने कितने घंटे उन्होंने काम किया हुआ है पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से, क्या रेट हम उसको पे कर रहे हैं, वो सारी स्टोरी बता देगा। हमें देखना होगा कि उसकी बेसिक वेज क्या बनती है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक एम्प्लॉय की वेज आपसे पूछ ले कि भाई मिस्टर बी की टोटल वेजेस बताओ फॉर द पीरियड, वो हमारे पास क्या आ रही है। तो उसमें बेसिक वेज भी आनी है, साथ में ड्यूरिंग द पीरियड उनको कुछ ना कुछ बोनसेस, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाते हैं। उन बोनसेस या इंसेंटिव्स की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या टास्क टू टास्क, ये चीजें वेरी करती हैं। तो साथ में वो भी आपको बता देगा कि मिस्टर ए को कैसा बोनस या इंसेंटिव मिल रहा है, बी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है, प्रोडक्शन किस किस हवाले से हुई। तो हम लोगों ने ना उसके ऊपर भी जाके काम करना होगा। तो अभी के लिए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक वेजेस उनकी देख ली कि बेसिक वेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आए हैं हम उनके परफॉर्मेंस को बेस बना कर कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देंगे, और ये उनके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है। फिर बात वही आती है कि इंसेंटिव जब आपने देना हो तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि वो वाला इंसेंटिव प्लान आपने चूज करना है जिसमें आपको भी बेनिफिट हो और आपके एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो। किसी एक का बेनिफिट आपने अपना इंसेंटिव प्लान नहीं लेकर आना। आपको बेनिफिट क्या? क्या आपने देखना है कि अगर मैं ये वाला इंसेंटिव इसको देता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है, और लाजिम बात है इंसेंटिव की वजह से एम्प्लॉयज की तो वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन आपने अपनी कॉस्ट पर यूनिट को भी जरूर देखना है कि क्या उसमें किसी किस्म का डिक्रीज आता है। तो इसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्लान्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोनस सिस्टम आप लोगों को बता दिया। ये जो बोनस सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली वेजेस या जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना, जो फिक्स्ड सैलरी ले रहे होते हैं, ये उनके लिए हो सकता है कि उनको किसी किस्म का कोई बोनस दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो अपने एम्प्लॉयज को ईद का बोनस देती है, और वो ईद का बोनस उनकी फुल सैलरी हो सकता है, उनकी हाफ सैलरी हो सकता है, सैलरी का 20% हो सकता है, सैलरी का 30% हो सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको छोटी ईद पे 50% मिल जाएगा, बड़ी ईद पे तो 100% बोनस मिल जाएगा सैलरी का। तो वो इस तरह के बोनस भी अनाउंस कर सकती है, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट भी अनाउंस कर सकती है।
कि पर एम्प्लॉय हम लोग 10,000 रुपीज देंगे, इस किस्म का बोनस भी आ सकता है। तो ये बोनस सिस्टम तो बिल्कुल ऐसे चलता है, बड़ा सिंपल सा होता है ये तो। क्या किस तरह? बोनस सिस्टम बेस वर्कर्स अर्निंग ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम सर्व्ड एंड वर्क डन। लाजमी बात है परफॉर्मेंस देखनी है। परफॉर्मेंस कौन सी बेसिस पे भाई? क्या उसने काम किया उसकी बेसिस पे। अब इसके लिए आपके पास एक टारगेट भी होना चाहिए कि हमने इसको टारगेट क्या दिया था और इसने कौन से टारगेट को जाके अचीव किया, किस हद तक गया, तो उसके मुताबिक हम लोग वो प्लान बनाएंगे। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे होते हैं, तो उनको एक तो हम लोग ओवर टाइम भी पे कर रहे हैं बेसिक पे के साथ साथ, तो हमारी जो सैलरी की कैलकुलेशन बनेगी उसमें ओवर टाइम भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करना होगा कि ओवर टाइम कितना दे रहे हैं। The indirect labor is usually paid on a weekly or monthly basis. Such wages and salaries may also be increased by, इनको तो बोनस पेमेंट के लिहाज से हम इंक्रीज कर देंगे। कैसे? कहते हैं अगर टाइम टेकन के मुताबिक आप पे कर रहे हो तो लाजमी बात है आपने टाइम रेट लेना है। अगर आप लोग पे कर रहे हो अमाउंट ऑफ वर्क डन के मुताबिक तो लाजमी बात है आपने पीस वर्क रेट लेना है। लेकिन दोनों को बोनस सिस्टम आप लोग बोनस दे सकते हो और ये टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट उसके मुताबिक जाकर आप बोनस दे दोगे। तो ये अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि जितना हमारे एम्प्लॉयज हमारा टाइम सेव करते हैं ना, हम वो उनको बोनस के तौर पे दे देते हैं। अब ये कुछ इस तरह से मैं आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह होता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं या जैसे ये बैंक्स वगैरह आप कंसीडर कर लें, तो इनके जो एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं ना उनको पर मंथ 2 छुट्टियां होती हैं। क्या आप लोग वो 2 छुट्टियां कर सकते हैं पर मंथ? तो मतलब साल में उनकी कुछ 24-25 छुट्टियां होती हैं। कि अगर आप ये छुट्टियां करोगे ना तो आपको भी सैलरी मिलती रहेगी, उसकी डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा छुट्टियां करते हो तो फिर डिडक्शन हो जाती है। लेकिन अगर नहीं करते तो फिर पैसे मिल जाते हैं। ओके। ओके। छुट्टियां अवेल कर जाओ तो फिर तो कोई मसला नहीं और उसकी डिडक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप सपोज 2 छुट्टियां थी मेरी और मैंने इस मंथ में वो 2 छुट्टियां नहीं की, अच्छा ये नहीं है पर मंथ के हिसाब से देंगे, वो एनुअल फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनुअली मेरे पास कितनी छुट्टियां मैंने अवेल की, कितनी रह गई, उनकी मुझे पेमेंट कर दी जाती है। ओके। तो वो हम लोगों ने देखना होता है कि भाई कितना हमारा टाइम वगैरह एक प्रोडक्शन में सेव किया गया। हम एक टारगेट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उसे कहते हैं कि भाई ये टारगेट तुमने अचीव करना है और इसके लिए ये टाइम है। अगर वो उस टाइम से पहले आ जाता है टारगेट को अचीव करके, तो जो टाइम उसने सेव किया होगा उसके ऊपर भी हम कोई ना कोई रेट लगाकर उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ बोनस या इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में हजारों पढ़ोगे। तो वन बाय वन जरा इनको हम लोग देखते हैं। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनस सिस्टम ये क्या होने चाहिए। कहते हैं अ टारगेट इज सेट एंड द परफॉर्मेंस इज मैच्ड अगेंस्ट दैट टारगेट। तो तभी तो पता चलेगा कि भाई बोनस देना है या नहीं देना। सपोज कि किसी भी किस्म का एक वर्कर है, वो वैसे हमारा जो बजट था या जो हमें पता था कि हमारी जो मशीनरी की कैपेसिटी वगैरह है 1,000 यूनिट पर डे बनाने की है, लेकिन एक वर्कर आया और उसने 600 नंबर ऑफ यूनिट बना के आ गया, क्या मैं उसको बोनस दूंगा? बनता ही नहीं है भाई। 1,000 यूनिट बनाए जा सकते थे और तुमने जस्ट 600 बनाए हैं, उसको बोनस देना नहीं बनता। तो इसके लिए ना पहले एक टारगेट सेट किया करो। जब टारगेट सेट हो जाता है, अब देखो आप लोग सपोज स्टडी का टारगेट सेट करके बैठते हो कि भाई आज आपको पता है कि मैंने ना कॉस्ट के 2 क्वेश्चन करने हैं, और अगर वो कर लेते हो तो कितनी सेटिस्फेक्शन सी मिल रही होती है ना कि आपने वो 2 क्वेश्चन विद इन टाइम कंप्लीट कर लिए, आप सुकून की नींद सोएंगे। लेकिन अगर आपने एक टारगेट सेट किया और किसी वजह से वो रह गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग उतने पुरसुकून रह सको कि एक डर सा लगा रहता है यार ये 2 क्वेश्चन थे जो होम सामने में मिले हुए थे और आज मैंने किए हुए नहीं है, तो क्लास में जाके कैसे बैठूं। तो वो एक अलग से डर लगा रहता है। तो वर्कर्स के लिए भी ना बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप उसको बताओ कि भाई तुम्हारे पास ये टारगेट है, ये टारगेट तुमने अचीव करना है और अगर ये अचीव कर गए तो हम तुम्हें बोनस देंगे। सेल्समैन के साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आप लोगों ने ना ये वाले टारगेट्स अचीव करने हैं। वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हो सकते हैं। इंश्योरेंस वाले जो आप लोगों ने देखे होंगे
कि क्यों इतने सारे लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं? उनके पास टारगेट होता है कि भाई अगर तुम ये टारगेट अचीव करोगे तो फिर तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। साथ में बोनस भी मिल रहा होता है उनको। ओके। तो सबसे पहला काम है कि आपने अपना टारगेट सेट करना। फिर आपने अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को देखना है, उसको बेस बनाकर पता चलेगा कि बोनस देना है या नहीं देना। एम्प्लॉयज फील ट्रस्टेड एंड मोटिवेटेड, द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड दे आर पेड मोर फॉर देयर इंक्रीज एफिशिएंसी। अब लाजिम बात है भाई, कोई वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे पता है कि भाई मैं अगर अच्छा काम करके जाऊंगा ना तो मुझे पैसे भी उससे ज्यादा मिलेंगे। और एक दूसरा वर्कर है, उसे पता है भाई मैं जैसा मर्जी काम करूं, हमारे पैसों में कोई फर्क नहीं आने वाला, तो क्या वो मोटिवेट होगा? नहीं, कभी भी नहीं होने वाला। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको होम असाइनमेंट जो अगले दिन आके चेक ही ना करूं, आप एक दिन शायद कभी करके आ जाए, अगले दिन आप भी कहेंगे यार सर ने कौन सा चेक करना होता है, या मैंने की हुई थी सर ने मुझे भी कुछ नहीं कहा, जिसने नहीं की हुई थी सर ने उससे भी तो कुछ नहीं कहा, है ना? लेकिन अगर आपके दिल में ये डर हो कि भाई अगर हम ना करके जाए तो हमारी इज्जत अफजाई अच्छी खासी होनी है, तो मेरे ख्याल से आप हर टाइम करके आओगे। तो ये बिल्कुल वर्कर्स के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आपने अपने वर्कर्स को ना, जो अच्छा काम कर रहा हो ना उसको ट्रीट भी अच्छे से करो, ताकि जो बुरा काम कर रहा है ना उसके दिल में आए कि यार नहीं, मैं अगर अच्छा काम करूं मैं भी तो ज्यादा वेजेस लेके जा सकता हूं। नेक्स्ट देखो, डिस्पाइट द ऑर्गेनाइजेशन लेबर कॉस्ट बीइंग इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ बोनस पेमेंट। अब कहता है कि आपके एम्प्लॉयज की जो वेजेस हैं वो बोनस पेमेंट की वजह से तो इंक्रीज हो जाएंगी, द टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट स्टैंड्स रिड्यूस एंड द अब जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज हो जाना चाहिए। कहता है अब आपने इस बात पे भी फोकस करना है कि किसी भी किस्म का कोई भी बोनस आप अगर अपने एम्प्लॉयज को देते हो, ये बात तो अंडरस्टूड है कि उसकी वेजेस इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन आपने साथ में ये भी देखना है कि उसकी वेजेस के इंक्रीज करने के साथ आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होनी चाहिए, और वो अभी हम लोग देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही होगी। जब पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज हो जाना है हमारा। बात क्लियर? नेक्स्ट, नोट ओनली दो स्कीम्स शुड बी अप्लाइड विच प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज। तो आपने जब भी कोई ऐसी स्कीम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कीम आपको दे सकता है क्वेश्चन में कि भाई ये दो स्कीमें बताएं कौन सी मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी, कौन सी मैं जाके अप्लाई करूं, तो आप लोग यही देखोगे ऐसी स्कीम जिसमें दोनों का फायदा हो। अब वो दोनों का फायदा किस तरह से? द एम्प्लॉयर बेनिफिट कैन बी जज्ड फ्रॉम decrease in unit labor cost, whereas employees benefit can be highlighted by higher earnings in profit per hour. All right, कोई डाउट? अच्छा, उसके लिए हमारे पास कहता है द वाइडली नोन बोनस और इंसेंटिव स्कीम आर डिस्कस इन द फॉलोइंग। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आ रही है हाई डे रेट सिस्टम, द सेकंड वन इज individual bonus schemes, and the third one is group bonus scheme. Fourth one is profit sharing scheme, and the last one is share incentive scheme. अब इनको हम लोगों ने वन बाय वन अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का ना मेजर पार्ट है। और हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्कीम वो उठा के दे देगा, ऐसा नहीं है। एक ही क्वेश्चन में दो तीन स्कीम्स एट अ टाइम अप्लाई हो रही होती हैं, तो हमने इनकी कैलकुलेशन के ऊपर एक अच्छा खासा वक्त लगाना है ताकि ये चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ आ सकें, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।